कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपको याद होगा, आज से 22 डेज पहले, मीन्स 10 अक्टूबर को रतन टाटा सर का डेथ हो गई थी। ठीक है, वो एक्सपायर हो गए 10 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, आज से 22 डेज पहले। तो आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, आप लोगों ने ये पता होगा कि वो कौन है, क्या करते हैं। ठीक है, बट देखो, ऐसा है कि आज के टाइम पे टाटा की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। ठीक है, टाटा मोटर्स, जैसे हमें पता है, बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं उनकी। ठीक है, टाटा सोल्ट आता है उनका। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ओनर भी वही है, टीसीएस का जो ओनर है। ठीक है, जो कि कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है। ठीक है, और भी बहुत सारे जगह ऐसे हैं, जैसे कि टाटा स्टील। ठीक है, ये सब बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे बिजनेस उनके एक्सपेंड होते गए थे। ठीक है, अब ऐसा है कि इस सब को, जो हमने रतन टाटा का नाम सुना, ठीक है, इस सब को टोटली हैंडल, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये जो इतना बड़ा एम्पायर है, ये रतन टाटा ने अकेले खड़ा करा। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब इससे ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि रतन टाटा के कोई पार्टनर थे। ठीक है, ये जो है उनका ये फैमिली बिजनेस चलता हुआ आ रहा है। और ये फैमिली बिजनेस उनका कब से चलता हुआ आ रहा है? ये फैमिली बिजनेस उनका 1854 से चलता हुआ आ रहा है। कब से आ रहा है? 1854 से चलता हुआ आ रहा है। 1854 में रतन टाटा तो नहीं थे। रतन टाटा बॉर्न हुए थे 28 दिसंबर 1937 में। ठीक है, अब 1854 की बात करो। 1854 में एक उनके जो रतन टाटा के, कह सकते हैं कि उनके दादा के भी फादर जो थे, मीन्स परदादा जो होते हैं, उनका नाम था नशरवंजी टाटा। ठीक है, उनका नाम था नशरवंजी टाटा। अब जो नशरवंजी टाटा थे, वो गुजरात के एक छोटे से गांव में रहते थे। गुजरात के एक छोटे से गांव में रहते थे नशरवंजी टाटा। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि जब वो 18 से 19 साल के हुए, ठीक है, जब वो 18-19 साल के हुए, तो उन्होंने क्या किया, गुजरात के वो छोटे से गांव से निकल के, जमशेदपुर से निकल के वो मुंबई आ गए। वो मुंबई आ गए क्योंकि उन्हें उनको ऐसा लगता था कि मैं अगर यहाँ से निकलूंगा तो मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें अचीवमेंट करने के लिए उन्होंने अपने गाँव को, अपने शहर को छोड़ दिया। ठीक है, अपनी बर्थ प्लेस को छोड़ दिया था। अब बात यह है, वो भले 19 साल के थे उस टाइम पे, 19-20 साल के थे, बट उस टाइम पे उनका एक वाइफ और उनके एक बेटा भी था। उनके वाइफ और एक उनका बेटा भी था, क्योंकि उस टाइम पे 1854 में हमें पता है, उस टाइम पे जो शादियाँ होती थी लोगों की, बहुत ही कम एज पे हो जाती थी। ठीक है, उस टाइम के हिसाब से वो एक नॉर्मल बात है, वो एक आम बात है। आज के टाइम पे कॉमन बात है वो, मतलब उस टाइम पे वो कॉमन बात है, आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि जब उन्होंने मुंबई आ गए वो। ठीक है, मुंबई आ गए, उन्होंने किस पे ध्यान दिया? उन्होंने कॉटन ट्रेडिंग पे ध्यान दिया। ठीक है, जो रुई बनती है फैक्ट्रीज में, उन्होंने उस पर ध्यान दिया। उस टाइप से उन्होंने अपना बिजनेस करा। ठीक है, धीरे धीरे करके उन्होंने कॉटन ट्रेडिंग में उन्होंने क्या करा, मतलब पहले एज ए एम्प्लॉय उन्होंने काम किया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट के अपने बिजनेस को बहुत बढ़ा दिया। ठीक है, उन्होंने कॉटन एक्सपोर्ट के अपने बिजनेस को बहुत बढ़ा दिया। लगभग 12 से 13 साल में उन्होंने 1854 से लेके 1867 टू 1868 तक उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया था। ठीक है, अब बात आती है कि 1868 या 1870 तक तो ऐसा हुआ था कि जो उनके बेटे थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि नशरवंजी टाटा के जो बेटे हैं, ठीक है, उनका नाम है जतिंदर सिंह, मतलब जमशेद टाटा। ठीक है, जमशेद जी टाटा, उनका नाम था जमशेद जी टाटा। अब जो जमशेद जी टाटा थे, जमशेद जी टाटा हमारे उस टाइम पे 19 से 20 साल के हो चुके थे। ठीक है, उस टाइम पे 19 से 20 साल के जमशेदजी टाटा हो चुके थे। अब ऐसा है, जैसे कि मैंने बताया कि नशरवंजी टाटा की भी शादी बहुत ही जल्दी हो गई थी। ठीक है, कम एज में। अब उन्होंने अपने बेटे की शादी भी जल्दी कर दी थी, जमशेदजी टाटा की। उस टाइम पे 17-18 साल की एज में कर दी थी। तो जब वो बड़े हो गए, ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ, उस टाइम पे जब नशरवंजी टाटा ने कहा अपने बेटे से, जब उनके बेटे 20 साल के हो चुके थे, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अब आप बिजनेस को एक्सपोर्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हांगकांग चले जाओ। उस टाइम पे इंडिया से बिजनेस को एक्सपोर्ट करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हांगकांग चले जाओ। अब किसी भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन के लिए आज के टाइम पे तो ये कहना बहुत आसान है कि हमारा बेटा वहाँ से दूसरे कंट्री में जा रहा है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। बट
आप ये सोचो कि वो 1868 था, वो टाइम था। उस टाइम पे लोगों की सोच, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात थी, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए दूसरी कंट्री में जाना, ये एक अलग ही सोच थी, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा उनका कैपेबिलिटी थी सोचने की, थिंकिंग पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अब वो, उनके जो बेटे थे जमशेदजी टाटा, वो वहाँ चले गए, ठीक है, हांगकांग चले गए। हांगकांग में जाके उन्होंने अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपेंड किया, कॉटन एक्सपोर्टिंग का वाला, ठीक है, उसका एक्सपेंड किया। टाटा ग्रुप का, टाटा स्टील का थोड़ा सा बिजनेस को एक्सपेंड किया, ठीक है। उन्होंने वहाँ जाके अपना स्टार्टअप किया इन दोनों बिजनेसेस में, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें इसमें सक्सेस मिलती जा रही थी, इन्हीं दोनों में, ठीक है। अब बात यह आती है कि जब वो वहाँ गए थे तो वो अकेले नहीं गए थे। जैसे ही मैंने बताया कि नशरवन जी टाटा की भी शादी रमेश पे हो गई थी, तो उनकी भी हो गई थी, तो उनका भी एक बेटा था, ठीक है, उनका भी एक बेटा था दामोदर टाटा, ठीक है, धोबीनंद टाटा, ठीक है, धोबीनंद टाटा। अब ऐसा हुआ कि उनका जो बेटा था धोबीनंद टाटा, तो साल 1894 तक आते आते 1894 तक आते आते उन्होंने क्या, टाटा ग्रुप्स ने क्या करा, एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट वो अचीव कर ली थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट अचीव कर ली थी। वो इस तरीके से कर ली थी, साल 1894 तक आते आते टाटा ग्रुप के पास 95 कंपनीज हो चुकी थी। टाटा ग्रुप की जो ओनरशिप थी वो 95 कंपनीज की हो चुकी थी 1894 तक आते आते, ठीक है। अब जमशेदजी टाटा के बाद में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को और टाटा के पूरे ग्रुप को जो हैंडल किया धोबीनंद टाटा ने, ठीक है। अब कुछ टाइम तक ऐसा हुआ, धोबीनंद टाटा ने करते गए करते गए 1904 आ गया, ठीक है। अब 1904 में क्या हुआ कि 1904 में भी धोबीनंद टाटा इसको हैंडल कर रहे थे टाटा ग्रुप्स को, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये 1904 तक की बात है। अब हमें पता है कि 1904 में हमारा जो इंडिया है वो आज़ाद नहीं हुआ था, इंडिपेंडेंस इंडिया को नहीं मिली थी। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली है, 15 अगस्त 1947 में मिली है, ठीक है। अब क्या होता है, 1904 से 1945 आता है। 1945 में क्या होता है, टाटा का जो सबसे पहला इंजन होता है, ट्रेन का जो इंजन होता है, रेलवे का जो इंजन होता है टाटा का, टाटा ने अपने सबसे पहला इंजन इन्वेंट किया 1945 में, ठीक है। अब जब टाटा ने 1945 में सबसे पहला इंजन इन्वेंट किया, और उसके 2 साल के बाद में हमारे जो देश को इंडिपेंडेंस मिली, तो उस टाइम पे जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि किसी भी बड़े बिजनेस को जो भी कंपनी अपना बड़ा बड़ा बिजनेस खोल रही है इंडिया में, अपना बड़ा बड़ा बिजनेस चल रहा है, उसका क्या करेंगे हम, उसकी ओनरशिप वैल्यू को मतलब अपने साथ में कोलैबोरेट करेंगे, ठीक है। ये कहा उन्होंने। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये स्टार्ट किया था उन्होंने, दावुनंद टाटा ने, ठीक है। ये स्टार्ट किया था उन्होंने दावुनंद टाटा ने, ठीक है। बट ये किसने हैंडल कर ली, ये जवाहरलाल नेहरू ने अपने अंडर में ले लिया था। जैसे कि आपको पता है, आईआईटी आईआईटी जो होता है हमारे इंडिया में, आईटी कॉलेज होते हैं, ठीक है, आईआईटी होते हैं, आईआईएम होते हैं। आईआईटी हमारे डिस्कवर किए गए थे, 19 इस्टेब्लिश किए गए थे 1950 में, ठीक है। और जो आईआईएम किए गए थे वो 1961 में किए गए थे, और ये दोनों ही जवाहरलाल नेहरू ने किए थे इस्टेब्लिश, ठीक है। ठीक है, अब ये तो हो गया। तो अब इसे स्टार्ट किसने किया था, ठीक है, ये स्टार्ट किया था हमारे दामोदर टाटा ने। अब ऐसा हुआ कि इनका जो एक फेलियर हुआ इनके बिजनेस में, कौन सा फेलियर हो रहा, रेडियो का एक बिजनेस था इनका, उसमें फेलियर हो गई, ठीक है। उनका रेडियो का जो बिजनेस था उसमें फेलियर हो गया। तो जो जमशेद जी टाटा थे, और जो आज के टाइम पर रतन टाटा थे, ठीक है, रतन टाटा के जो दादा थे वो जमशेद जी टाटा थे, ठीक है। रतन टाटा के जो दादा थे वो जमशेद जी टाटा थे। अब जो निक्सो वाला जो बिजनेस था इनका रेडियो का, ये जो इनका डाउन में जा रहा था, लॉसेस जा रहे थे, इसको 20% इंक्रीज किसने करा, जब रतन टाटा के हाथ में ये बात आई कि अब आपको ही इसे चलाना है, आपको इसे ग्रो करना है, तो रतन टाटा ने उसको ग्रो कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ 19, ये इसी तरीके से चलता रहा। रतन टाटा ने अपने अपने ग्रुप्स को बहुत बड़ा ओनरशिप बढ़ाते गए, ठीक है। रतन टाटा ने फॉरेन में भी अपने ग्रुप की ओनरशिप जो थी वो बढ़ा दी थी। अब ऐसा हुआ था एक बार कि 4 साल के लिए अमेरिका की और इंग्लैंड की लड़ाई चल रही थी, ठीक है। अमेरिका की इंग्लैंड की लड़ाई चल रही थी, तो इंग्लैंड को जो टाटा से जो प्रोडक्ट मिलते, जो इंग्लैंड को जो अमेरिका से प्रोडक्ट मिल रहे थे, वो प्रोडक्ट टाटा ने दिए, वो प्रोडक्ट टाटा ने दिए।
अब जो टाटा ने दिए तो टाटा को प्रॉफिट ऐसा हुआ कि इंग्लैंड जो उन्हें जिस कॉस्ट पे, ठीक है, जिस कॉस्ट पे उन्हें प्रोडक्ट जो थे अमेरिका से मिल रहे थे, उससे 4 गुना ज्यादा कॉस्ट पे प्रोडक्ट उन्हें टाटा ने दिए थे। तो इस हिसाब से रतन टाटा की जो थी हमारी ग्रुप से जो इनकम थी उनकी वो बढ़ती चली गई। और 1994 आ गया देखते ही देखते। 1854 से ये जर्नी स्टार्ट की थी नसरवंजी टाटा ने, और 1994 आ गया देखते ही देखते। 1994 में जाके टाटा का चेयरमैन बना दिया गया रतन टाटा को। अब टाटा का चेयरमैन रतन टाटा को इसलिए बना दिया गया क्योंकि क्योंकि जो रतन टाटा की थिंकिंग पावर थी, जो रतन टाटा की कैपेबिलिटी थी, जो उनके सोचने का तरीका था, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा अलग था। क्योंकि वो एक हम कह सकते हैं कि उनके फादर से, ग्रैंडफादर से ही यही सब चलता हुआ आ रहा था, ठीक है। अब ऐसा हुआ 2003, नवंबर 2003 की बात है। रतन टाटा ने एक वेबिनार में देखा, वेबिनार में बताया कि मैं उन्होंने ये देखा कि 4 लोग, 2 बच्चे, एक हस्बैंड एक वाइफ, स्कूटर पे ही बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं, और बहुत परेशानी से वो चारों लोग एडजस्ट करके बैठे हुए हैं। तो रतन टाटा ये नहीं सोचते थे कि उन्हें पैसा कैसे कमाना है। रतन टाटा ये सोचते थे कि मैं कितनी ज्यादा ज्यादा से कितना ज्यादा ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो रतन टाटा ने 5 साल के बाद में, 2003 के बाद में, 5 साल के बाद में 2008 में टाटा नैनो का नाम आपने बहुत सुना होगा। आजकल वो छोटी ही गाड़ी है, अब तो बहुत कम आती है, बंद ही हो गई अब तो। टाटा नैनो का नाम आपने सुना होगा। टाटा नैनो डिस्कवर की थी 2008 में। उस टाइम पे उसकी कॉस्ट कितनी रखी थी रतन टाटा ने? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। अब ऐसा हुआ ना, टाटा को अपना एडवर्टाइजमेंट करना ही नहीं आता था। टाटा ग्रुप को अपना एडवर्टाइजमेंट करना ज्यादा नहीं आता था, क्योंकि उस टाइम पे जब 1 लाख रुपए की गाड़ी आई 2008 में, तो लोगों ने ये सोचा कि यार सिर्फ 1 लाख रुपए की गाड़ी है तो इसमें क्या सेफ्टी होगी और क्या होगा, किस टाइप से इसकी मार्केट वैल्यू होगी। वो बात अलग है, उस टाइम पे उसकी मार्केट वैल्यू कुछ थी, मगर आज के टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं है, वो बात अलग है, ठीक है। बट उस टाइम पे जो रतन टाटा ने टाटा नैनो को डिस्कवर किया था, वो सिर्फ यही सोच के किया था कि जो नॉर्मल लोअर क्लास फैमिलीज हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, लोअर क्लास फैमिलीज हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की हेल्प हो सके कि वो 1 लाख रुपए में ही अपनी कार को परचेज कर सकें, अपने ड्रीम को अचीव कर सकें। तो इस टाइप से ये चाहते थे कि रतन टाटा ऐसा हो जाए, ठीक है। और रतन टाटा के कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जैसे कि उनका मतलब जो उनके दादा से चलता हुआ आ रहा था, दादा परदादा के जो चलता हुआ आ रहा था, उन्होंने अपने भी मतलब उसी टाइप से उन्होंने सोचना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने अपने से ज़्यादा, खुद अपने से ज़्यादा आम आदमी के बारे में ज़्यादा सोचते थे, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।